नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं एक ऑल इन वन वीडियो लेके आ चुका हूं ओएससीपी पे। मैंने ये लास्ट ईयर क्लियर किया है एग्ज़ाम। जिसको नहीं पता कि लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, नोट मेकिंग, लैब्स कौन से यूज़ करने हैं और काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं आपके साथ। लेकिन ये सोचा कि एक ओवरऑल एक वीडियो बना दिया जाए जो सबके लिए काम आए, जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिनको पहले से ही आइडिया है, जिनको पैशन है, मतलब उन्होंने मन बना ही लिया है कि उनको एग्जाम देना है। ये एक बिगनिंग लेवल का एग्जाम है अगर आप पेन टेस्टिंग में आते हो तो मैं आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूंगा जो आपको शुरू से पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम के फॉर्मेट क्या होते हैं, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या टूल्स यूज करने पड़ेंगे, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि आपको सब कुछ पता लग जाए इसके बारे में और कहीं और आप भटको ना इस एग्जाम के बारे में जानने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। एक ऑल इन वन वीडियो फॉर ओएससीपी, हाउ टू गो अबाउट एंड लर्न फ्रॉम इट एंड गिव द एग्जाम एंड टेक द सर्टिफिकेशन ओवरऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज ओएससीपी। जिनको नहीं पता, जो एकदम नए हैं, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, तभी आप ये वीडियो देखने आ रहे हो कि ओएससीपी क्या है। ओएससीपी बेसिकली एक एग्जाम है जो कि आपको एक कोर्स करने पे मिलता है, जिसका नाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली। और जो ओएससीपी है वो एक एग्जाम है जिसका नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो पहले था, लेकिन ऑफसेक ने इस ईयर अपना नाम रीब्रांड कर दिया है, ऑफसेक कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। तो अब इसका नाम है ऑफसेक सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है। तो मैंने ये विकिपीडिया से स्निपेट उठाया हुआ है कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल अभी ऑफसेक है। तो ये एक एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन है जो कि ऑफसेक एक अथॉरिटी है, एक कंपनी है जो करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली ये ऑफेंसिव साइड का सर्टिफिकेशन है। अगर आपको पेन टेस्टिंग, बीएपीटी, रेड टीमिंग, एपसेक इसमें इंटरेस्ट है ऑफेंसिव साइड में, तो आप ये सर्टिफिकेशन क्लियर क्लियर करो। और आपको अगर बहुत ज्यादा ग्रो करना है इस फील्ड में ना, तो ये एक फंडामेंटल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है जो कि एक फ्लैगशिप है आज की डेट में। अगर कोई बिगनर कोई सर्टिफिकेशन देना चाहता है तो वो या तो सोचता है सीएच के बारे में या इसके बारे में। लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी मार्केट में रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है। और ये एक इकलौता ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि इस लेवल का है कि 24 आवर्स ऑफ पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद 24 आवर्स ऑफ टोटल रिपोर्टिंग। तो इस टाइप का एग्जाम मार्केट में और कहीं नहीं है, वो ऑफसेक ही करवाता है। तो इसके लिए ये एग्जाम बाकी सर्टिफिकेशन से ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, ज्यादा मार्केट में वैल्यूड है। तो इसके लिए इतनी इसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि सीएच को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो कंप्लीटली थ्योरी है और उतना प्रैक्टिकल नहीं है। और बाकी भी हैं लाइक ईजीपीटी वगैरह, लेकिन वो उतने प्रैक्टिकल नहीं होते, उतने रियल वर्ल्ड को सिमुलेट नहीं करते हैं जितना ये करता है। तो ये कंप्लीटली हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन है। अगर आपको पेन टेस्टिंग में करियर बनाना है तो ये सर्टिफिकेशन कर लो, आपको फ्रेशर के लिए जॉब बहुत ईजी हो जाएगी। सिंपली उनको जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको पता है कि साइबर में जॉब कितनी मुश्किल है एज अ फ्रेशर। तो ये कर लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हो इसको क्लियर करके, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है फॉर अ बिगिनर इन पेन टेस्टिंग। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो यू आर डेफिनेटली वर्थ इट। सो अब बात करते हैं पेन 200 के बारे में। तो ओएससीपी एक एग्जाम है जिसका वाउचर आपको मिलता है इस कोर्स के साथ। तो अगर आप ऑफसेक की साइट पर जाओगे तो ये ओएससीपी सर्टिफिकेशन वाउचर आपको अलग से नहीं मिलता है। आपको पेन 200 का पहले कोर्स देना पड़ेगा, जो ये पेन 200 का नाम है, पेन टेस्टिंग विद काली, PWK भी बोला जाता है इसको। तो ये कोर्स का आपको वाउचर खरीदना होता है जो कि कुछ प्राइस का मिलता है। और फिर आपको ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन एग्जाम का वाउचर मिलता है जिसका नाम है ओएससीपी। तो ये ओएससीपी का जो सिलेबस है वो पेन 200 में आपको पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा। और जो भी आपको एग्जाम में आएगा वो इसके अंदर से आएगा, आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर आएगा कि कितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की है इस ट्रेनिंग को बेसिस बना के। तो ये एक सेल्फ पेस्ड एग्जाम है, कभी भी आप इसको शेड्यूल करके इसको दे सकते हो। और कंप्लीटली हैंड्स ऑन एग्जाम है। यहाँ पर कोई भी आपको थ्योरी में एमसीक्यू नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली सारी की सारी मशीन्स दी जाती हैं, आपको उनको शुरू से लेके हैक करना है, शुरू से लेके लास्ट तक आपको रूट एक्सेस लेना है सारी मशीन्स पे। ठीक है, अब पता चल गया ओएससीपी के बारे में, पहले भी आपको पता होगा, लेकिन मैंने एक रिविजिट दे दिया आपको अगर आपको नहीं पता तो अब इस कोर्स में आपको पढ़ाया क्या जाता है इसकी बात करते हैं पहले बेसिक्स की। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैंने लिस्ट किए हुए हैं, जो मेन मॉड्यूल्स हैं ओएससीपी आई मीन पीडब्ल्यूके में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये देख के आप पता लगा सकते हो कि ये एक ऑफेंसिव साइड रेड टीमिंग या नेटवर्क पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी
के फील्ड वाला सर्टिफिकेशन है। और कुछ चीज़ें मैंने रेड में लिखी हुई हैं। देखो, काली लिनक्स के बेसिक्स पहले आपको बताया जाएंगे, क्योंकि पेन 200 इज पेन टेस्टिंग विद काली। तो काली से पेन टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसके पहले आपको काली के बेसिक्स आने चाहिए। कमांड लाइन में कैसे काम करते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग, लिनक्स कैसे काम करता है, और पावर शेल सीएमडी में अगर आपको काम करना आता है, और फाइल ट्रांसफर्स, मतलब लिनक्स से विंडोज, विंडोज से लिनक्स पे फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं अगर आप कभी शेल अपलोड करने वाले हो, या जो अटैकिंग मशीन से विक्टिम मशीन में जो आपको ट्रांसफर करने वाले हो वो कैसे करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने रेड में क्यों हाईलाइट किया है इसको, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट ईयर तक ये सारे टॉपिक्स पेन 200 के पार्ट थे। ठीक है, अब इस ईयर से ऑफसेक ने काफी चीजें चेंज करी हैं, तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, वो पेन 200 से हटा दिए गए हैं। ये पेन 200 में नहीं है, ये पेन 100 में आ गए हैं, जो कि एक अलग कोर्स बना दिया इन्होंने फंडामेंटल्स के नाम से। तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप लर्न वन का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि आई थिंक 2500 का है या उससे भी ज्यादा का है। तो वो बहुत महंगा है, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, जो जनरली कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है, खुद से ले सकते हो आप, लेकिन महंगा है वो। तो अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है ना, पहले से आप कहीं और से पढ़ के आ जाओ, कोई फ्री कोर्स करके आ जाओ, खुद से प्रैक्टिस करके आ जाओ कोई और तरीके से, वरना ये पेन 200 में नहीं है। इसलिए मैंने लाल में इसको पॉइंट आउट किया है। बाकी जो चीज़ें हैं काली वाली, वो पूरे कोर्स में है आपके पास। टूल्स आपको बताए जाते हैं जो भी आपको पेन टेस्टिंग में काम आते हैं, सारे पॉपुलर टूल्स, नेसस, एनमैप, वेब के लिए वर्ब स्वीट, जो भी आप सोच सकते हो, इन्फो गैदरिंग, मतलब एक पूरी मैथोडोलॉजी है पेन टेस्टिंग की, कि शुरू से लेके टारगेट अगर आपको मिलता है तो टारगेट के बारे में पता करना, उसकी स्कैनिंग करना, पोर्ट स्कैन करना, कौन कौन से पोर्ट पे क्या है, उसको इन्यूमरेट करना, वर्जन्स निकालना, और फज करना, वेब है तो पैरामीटर्स, फजिंग करना, टेरिटरीज निकालना। तो पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, फिर स्कैनिंग की जाती है। वेब एप्लीकेशन के बहुत सारे अटैक्स आपको डिटेल में बताए गए हैं, और ये मैनुअली आपको बताए गए हैं, और ऑटोमेटेड टूल्स का आप यूज नहीं कर सकते इस एग्जाम में। ठीक है, सो बर्ब स्वीट प्रो या मेटास्प्लॉइट प्रो या एसक्यूएल मैप, इसका आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको मैनुअली सारे काम करने हैं, मैनुअली अटैक करना है। तो इतना इजी नहीं होने वाला। क्लाइंट साइड अटैक्स होते हैं। पफ और ओवरफ्लो को मैंने यहाँ पर स्ट्राइक आउट किया हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर तक एग्जाम में था, मतलब सिलेबस में था, लेकिन इस साल से ये हटा दिया गया है। मतलब इनका कहना है कि बफर ओवरफ्लो रियल वर्ल्ड में अभी उतने रेलेवेंट नहीं है, तो इसके लिए एग्जाम में भी नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जानबूझ के ये स्ट्राइक ऑफ करके बताया हुआ है, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ना कि कोर्स में है अगर आप लेने वाले हो तो। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो। इसमें बहुत लोग फंसते थे, तो ये अच्छी अच्छी बात हो गई है। एंटीवायरस बायपास के भी कुछ बेसिक्स हैं, प्रिवास्क होता है, मतलब जो पूरी मेथोडोलॉजी होती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन्यूमरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, फिर इनिशियल फुटहोल्ड, उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन, फिर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के पार्ट आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में बेसिकली। तो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ओएससीपी इज एक्टिव डायरेक्टरी, जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। काफी कंपेरेटिवली न्यू टॉपिक है, और काफी डिटेल में है, और कंपलसरी है कोर्स में पढ़ना, और एग्जाम में भी कंपलसरी है। तो इसके बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे। और मेटास्प्लॉइट, पावर शेल, और आखिरी में जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना, सारे जो आपने पीसेस पढ़े हुए हैं, वो पीसेस को कंबाइन करके एक पूरी मशीन को आपको कॉम्प्रोमाइज करके भी दिखाया हुआ है लास्ट में कोर्स के, कि एक मशीन दे दी है, एक बॉक्स दे दिया है, लाइक एक होस्ट मशीन। उसका उसका उसको कोई एक्सेस नहीं है आपके पास। आपको पूरा शुरू से लेके पोर्ट स्कैनिंग से लेके आपको जानना है कैसे एक्सप्लॉइट करोगे, घुसना है सिस्टम पे, फिर एट द एंड अल्टीमेटली आपको रूट एक्सेस या एडमिन एक्सेस लेनी है उस मशीन पे। तो वो पूरा प्रोसेस बताया गया है आपको, ताकि फिर आप प्रैक्टिस कर पाओ खुद से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, एवरीथिंग मेक सेंस फॉर यू। ठीक है, अब ये पता चल गया कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के सारे जो बेसिक्स होते हैं, अगर आपको किक स्टार्ट करना है अपना करियर, तो एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट या रेड टीम एनालिस्ट, और या पेन टेस्टिंग या वीएपीटी एनालिस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आपको जो चीजें पढ़नी चाहिए जो रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं, वो सब आपको पढ़ाया गया है इस बिगिनर कोर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है। तो ऑब्वियस है कि इन्फोसेक में जो भी लोग आना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं इसमें एज अ बिगिनर इन पेन टेस्टिंग ऑफेंसिव साइड, तो उनके लिए ये कोर्स है। और जिनके पास बेसिक पेन टेस्टिंग स्किल्स हैं पहले से, उनको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है, ओएससीपी में एकदम से आपको स्क्रैच से सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। ओएससीपी काफी कुछ एज्यूम करता है जो आपको आता है पहले से। जैसे मैंने आपको वो लाल वाले हाईलाइट बताए थे, काले लिनक्स के बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स, सारे थ्योरी, मतलब कंसेप्ट पता होने चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, ब्लैक हैट, वाइट हैट, पेन टेस्टिंग क्या होता है,
और इन्यूमरेशन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, फुट होल्ड, ट्रेवैस, ये सारे चीज़ों के जो बेसिक टर्म्स है, जो आइडिया है, वो पता होना चाहिए। तो पहले से आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर हो, आपको बस साइबर सिक्योरिटी समझ आ गया कि स्कोप बहुत है और यही करने आ गए हो, तो नहीं होने वाला। मैंने भी नहीं किया था, मैंने पहले 6 साल तक खुद से पढ़ाई की है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग करी है आउटसाइड ऑफ ऑफसेक। मेरा काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है सिक्योरिटी में, तब जाके मैंने ये एग्ज़ाम दिया। तो पेन टेस्टिंग क्या, क्यों, कैसे, शुरू से आपने कुछ की है, अगर सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, सी एच पढ़ा हुआ है आपने, एटलीस्ट सी एच की नॉलेज ले लो। मैं वही रेकमेंड करूंगा। और अगर आपने सी टी एफ खेला है इसके पहले तो बेटर है। तो उतनी नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए, तब जाके आप ओ एस सी पी परस्यू कर सकते हो। एब्सोल्यूट बिगनर हो तो मत आना, जस्ट अ डिस्क्लेमर। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इतनी हाइप है ओएससीपी की, कितने लोग देते हैं, इतनी मार्केट वैल्यू है, और जॉब्स में इतना ज़्यादा डिमांड में क्यों है ये। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर ही वैसा है कि उसको ये इतनी वैल्यू क्यों मिली है। सबसे पहले तो ये बैटल फील्ड है। मतलब सी एच में लोग 6 घंटे दे के पास कर लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे का फुल्ली प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। प्रॉक्टर्ड का मीनिंग है कोई आपको मॉनिटर करेगा सामने से, आपका वेबकैम का एक्सेस होगा उसके पास, ठीक है। और वो आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। आपके स्क्रीन का और आपके वेबकैम का दोनों का एक्सेस होगा उसके पास, और कोई देखते रहेगा। तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। आपको जो करना है खुद से करना है, वही करना है। हाँ, गूगल अलाउड है, आपको पूरा एक्सेस है, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी कहीं से भी देख सकते हो। वो ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन किसी और से बात नहीं कर सकते हो, फोन पे बात नहीं कर सकते हो, सिर्फ खुद से करना है जो भी करना है। तो प्रॉक्टेड एग्जाम है 24 आवर का। इसमें आपको टोटल 6 मशीन्स दी जाती हैं। एडी की 3 मशीन्स और इंडिविजुअली 3 मशीन्स आपको दी जाती हैं। उन 6 मशीन्स को आपको 24 घंटे में कंप्लीटली हैक करना, इन द सेंस कि आपको उनमें रूट एक्सेस लेनी है। सारी मशीन्स में कंप्लीटली पॉन करना है सारी मशीन्स को 24 घंटे में। और 24 घंटे में आप 15 मिनट हटा दो, क्योंकि वो सेटअप करने में, प्रॉक्टर सेटअप करने में, और आपका वेबकैम एक्सेस, रूम स्कैनिंग, गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन, उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। वीपीएन वगैरह कनेक्ट करना और उनको आउटपुट भेजना, लॉग्स भेजना, तो उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। तो 15 मिनट हटा दो, तो 24 आवर्स में से 23 आवर्स 45 मिनट्स ही आपको मिलते हैं पूरे एग्जाम के लिए। और फिर ये एक आपका एग्जाम क्लियर हो गया अगर आपने 5 या 6 मशीन या पासिंग मार्क्स पास कर लिए हैं, लाइक 70 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं। आपको पता है कि 70 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि 2 स्टेजेस होती हैं इनिशियल फुट होल्ड में। जब आप एक गेस्ट यूजर एक्सेस लेते हो या शेल लेते हो सिस्टम पे, तो आपको एक लोकल डॉट टी मिलता है। तो उसके आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। और बाकी जब प्रिवास करके आप रूट बनते हो, तो उसके और 10 पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं एक मशीन के। तो ये, अगर आपके पास 6 मशीन्स हैं, तो जो 3 मशीन्स हैं वो एडी की होंगी, तो एडी का टोटल 40 पॉइंट्स है। और बाकी की 3 मशीन्स जो हैं उनके 60 पॉइंट्स हैं। तो 100 में से 70 पॉइंट्स आपको चाहिए पास करने के लिए। तो अगर आपके इतने फ्लैग्स जमा हो चुके हैं, कंट्रोल पैनल में आपको फ्लैग्स जमा करने पड़ते हैं एग्जाम में, तो इतने फ्लैग्स आपने जमा कर दिए हैं, तो आप आगे बढ़ के अगले 24 घंटे में डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। अगर आप पास नहीं हुए हो तो बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। नहीं तो अब आपको अगले 24 घंटे में पूरा रिपोर्ट बनाना है कि आपने कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया है। सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, प्रिसाइज टू द पॉइंट। सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं हर स्टेप के, कौन सा एक्सप्लॉइट यूज किया, कौन सा कमांड यूज किया, और क्या मेथड यूज किया, क्या क्या चीजें चेंज करी हैं पीओसी में, एक्सप्लॉइट में। और लोकल डॉट टी एक्स टी, प्रूफ डॉट टी एक्स टी को भी आपको दिखाना है वहां पे स्क्रीनशॉट में कि आपको मिला है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर सबमिट करना है ऑफसेक को। और अगले 10 दिन में, 10 बिजनेस दिन में मैक्सिमम आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपने भले 100 पॉइंट ले लिए हैं, आपको सारे फ्लैग्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया है, तो आप फेल हो। तो जो कुछ भी है ये रिपोर्ट ही है, जो आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसी के बेसिस पर आप जज होते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम है, एग्जाम का स्ट्रक्चर है। बाकी कुछ और चीजें हैं, ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि देखो टोटल में 6 मशीन्स होती हैं, लेकिन जो 3 मशीन्स है वो एडी की हैं। एडी में 2 क्लाइंट मशीन्स है और एक डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन कंट्रोलर जरूरी होता है एडी इन्वायरमेंट के लिए। तो ये 40 पॉइंट्स है एक्टिव डायरेक्टरी के, तो ये कंपलसरी है, इसके बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। आपको 70 पॉइंट्स चाहिए, और 3 इंडिपेंडेंट मशीन्स में 60 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो 40 पॉइंट्स आगे आपको लेने ही पड़ेंगे, और इसमें कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है नो पार्शियल पॉइंट्स, मतलब 40 ही मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे। अगर आप एडी में जाते हो और मान लेते हैं कि 2 क्लाइंट्स है तो 4 फ्लैग होंगे, और एक डोमेन कंट्रोलर में 1 फ्लैग होगा। तो अगर 4 फ्लैग हैं, आपको सिर्फ 3 मिले हैं, और आप बोलते हो कि मैंने एडी कर लिया, तो वो नहीं है। मतलब तीन तीन फ्लैग मिले, 4 फ्लैग मिले,
फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे के सारे फ्लैग मिलने चाहिए, तब एडी सॉल्व होगा। और 3 मशीन में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि 3 स्टेप टारगेट्स हैं, लो प्रिविलेज, हाई प्रिविलेज। इन मशीन्स को आप पार्शियली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको रूट नहीं मिलता है तो आपको 10 पॉइंट तो मिलेंगे अगर आपको लो प्रिविलेज मिल गया तो, लेकिन बस वही है कि पास होना है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको एग्जाम में 70 पॉइंट्स चाहिए टोटल। लेकिन एक और तरीका है, आपका जो कोर्स है पीडब्ल्यू के, उसमें हर मॉड्यूल में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, मतलब हर टॉपिक में कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक सिखाती हैं। लाइक अगर मेटास्प्लॉइट सिखाया गया है, पर्टिकुलर टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट पेलोड्स विद मेटास्प्लॉइट या एमएसएफ वीनम, तो एमएसएफ वीनम के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो आपको वॉक थ्रू टाइप बताएगा कि ये पेलोड विंडोज के लिए एक्सप्लॉइट जनरेट करो, इस फॉर्मेट का होगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज में आपको बताई जाती हैं, आपको करना पड़ता है वो मशीन चालू करके। तो वो सारे एक्सरसाइजेस हर मॉड्यूल में हैं। तो हर मॉड्यूल की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है। अगर आप करते हो और 80% से ज़्यादा करते हो हर टॉपिक पे, ठीक है, हर टॉपिक पे 80% से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। बोनस पॉइंट्स 10 मिलते हैं आपको आपके एग्जाम के अलावा। तो बोनस पॉइंट्स वो हैं जो आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो। अगर आप पास नहीं होते हो तो ये 10 बोनस पॉइंट्स आपको पास करवा सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम में ऐड होंगे। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जो दोनों मीट करनी चाहिए अगर आपको बोनस पॉइंट्स चाहिए तो। सबसे पहले तो 80% या उससे ज्यादा हर एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है करेक्ट सॉल्यूशंस के साथ। हर टॉपिक में टॉपिक एक्सरसाइज के 80% करेक्ट सॉल्यूशंस हर टॉपिक में, ठीक है। उसके ऊपर भी 30 करेक्ट प्रूफ डॉट टीएक्सटी हैशेस आपको सबमिट करने हैं चैलेंज मशीन्स में। अब ये मशीन्स क्या हैं? ये वो मशीन्स हैं जो ऑफसेक आपको देता है प्रैक्टिस के लिए। ऑफसेक आपको 4 चीजें देता है, पीडीएफ, वीडियोस, लैब्स और एक्सरसाइजेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैब्स जो चैलेंज मशीन्स है, क्योंकि ये एग्जाम के सबसे क्लोज होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है वैसे यहां पर भी सॉल्व करना है। तो आपको ऑफसेक करीब 60-70 मशीन्स देता है, चैलेंज मशीन्स, और इसमें से 30 आपको सॉल्व करनी है कंप्लीटली, रूट लेवल एक्सेस लेना है 30 मशीन्स में, और उनका फिर प्रूफ डॉट टीएक्सटी सबमिट करना है उनके पोर्टल में। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप मीट करते हो ना तो आपको 10 बोनस पॉइंट मिलते हैं एग्जाम के लिए। तो एग्जाम, अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो शुरू में ही आपके पास 10 पॉइंट्स होंगे, बाकी पास करने के लिए आप 60 पॉइंट्स और गैदर कर सकते हो। तो ये आपको दोनों देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा है, मुझे भी लगता है कि सिर्फ 10 पॉइंट के लिए 80% सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो, फिर चैलेंज मशीन के लिए प्रूफ डॉट टीएक्सटी, और चलो चैलेंज तो मैं वैसे भी करूंगा ही, लेकिन एक्सरसाइजेस हर हर मॉड्यूल में हर टॉपिक के लिए एक्सरसाइजेस करना मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ नहीं करी है। मतलब मैंने खुद जब एग्जाम दिया था तो मैंने ये बोनस पॉइंट नहीं लिए थे, सिर्फ एग्जाम में ही मैंने 0 से स्टार्ट किया था और 100 मुझे मार्क्स मिले थे, क्योंकि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था। तो अगर आपका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप सोचते हो कि एग्जाम में आप शायद पास ना हो पाओ, तो ये आप कर सकते हो, तो आपके 10 पॉइंट सिक्योर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको प्रोग्रेस दिखती है एक्सरसाइज में। तो आप अगर जाते हो पोर्टल में, आई आई थिंक ये गूगल की इमेज है, मैंने कहीं से उठाई है, मतलब मैंने खुद का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो कुछ प्राइवेसी कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज का ये जो प्रोग्रेस बार है आपको दिखता है, 88% है यहाँ पे, तो 80 से ऊपर होगा तो आपको ग्रीन दिखाएगा। तो हर टॉपिक में ऐसे देखो, हर मॉड्यूल में आपको एक्सरसाइज 80 से ऊपर करनी है, तब जाके आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। पासिंग सिनेरियो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर देखो कि अगर आप बोनस पॉइंट लेते हो तो यहाँ पर जो 2, 3 और 4 वाले जो प्लेसेस हैं वो आपके सिनेरियोस हो सकते हैं। सबसे पहला जो आइडियल सिनेरियो है, अगर आपके पास बोनस पॉइंट नहीं है तो ये पहला सिनेरियो है, फर्स्ट वाला। 40 एडी सेट आपको करना ही करना है, वो आप छोड़ नहीं सकते, वो कंपलसरी है। तो 40 पॉइंट्स एडी मशीन के, उसके बाद 20 पॉइंट्स नॉन एडी मशीन के, और फिर 10 पॉइंट्स नॉन एडी के। मतलब आप जो तीसरी मशीन है, मतलब जो दूसरी इंडिविजुअल मशीन है, उसका आप अगर लोकल डॉट टीएक्सटी भी ले लेते हो ना तो आप पास हो जाओगे। मतलब एक मशीन आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जो तीसरी इंडिपेंडेंट मशीन है वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो है, अगर आपके पास 10 बोनस पॉइंट हैं यहाँ पे, तो आपको तब भी एडी सेट करना है। तो एडी सेट के 40 आपको मिल गए तो आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मशीन करो तो भी आप पास हो जाओगे, दूसरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो 2 इंडिपेंडेंट मशीन आप छोड़ सकते हो, सिर्फ एक करो इंडिपेंडेंट, मतलब एक इंडिविजुअल, और एक एडी सेट करो, काम हो जाएगा। अगर एक इंडिपेंडेंट मशीन में लोकल मिला है और दूसरे में भी लोकल ही मिला है, आप किसी में प्रिवेस नहीं कर पाए हो, तो भी आप पास हो जाओगे। तो 40 तो आपको एडी के मिल गए।
एक और में आपको लोकल मिला, फिर दूसरे में भी आपको लोकल मिला, तो दोनों के लोकल मिले हैं और फिर बोनस पॉइंट तो हैं आपके पास, तो फिर ऐसे भी पास कर सकते हो आप। और हाँ, अगर आपको एडी सेट सॉल्व नहीं करना है, अगर आपसे एडी सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कर पाओगे, तो आपको बोनस पॉइंट जरूरी है, बोनस पॉइंट के बिना पास नहीं होने वाले। अगर एडी सेट नहीं हो रहा आपसे तो बोनस पॉइंट के साथ ही पास हो पाओगे, क्योंकि बोनस पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो उसमें एडी मशीन्स तो आएंगे ही आएंगे, मतलब जो आप सॉल्व करते हो एक्सरसाइजेस या लैब्स, उसमें एडी तो आएगा ही आएगा, तो एडी आपका छूट नहीं रहा है, बस एग्जाम में आप नहीं कर रहे हो एडी। तो फिर तीनों इंडिपेंडेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। तो 60 पॉइंट्स होंगे आपके पास, और बाकी ये जो बोनस पॉइंट्स 10 है ये आप यूज कर सकते हो पास होने के लिए। ये सिर्फ पासिंग सिनेरियोज हैं। अगर आप परफेक्टली कॉन्फिडेंट हो, इतना स्किलफुल बनना चाहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके पास, परफेक्शन की तरफ भागते हो, तो मैं तो बोलूंगा कि 100 पॉइंट का ट्राई करो। 70 या पासिंग में मत अटके रहो, बस एम करो हाईएस्ट का, 100 का। फिर आपको पासिंग तो आ ही जाएगा ना, फिर उसके आगे ट्राई करो, बस बी डेडिकेटेड। ठीक है, अब बात हो गई एग्जाम के बारे में, कैसे पास होते हैं, ओएससीपी क्या है। अब जो कोर्स मिलता है आपको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, पीडब्ल्यू के अभी जो नया वर्जन है इसका, वर्जन 3, उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो जो कोर्स है, आपको सबसे पहले तो पीडीएफ की बुक मिलती है, पूरा पीडीएफ मिलता है, सारा पूरा मटेरियल मिलता है, सारे कमांड्स के साथ, सारे टूल्स के साथ, यूसेज के साथ, और बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च्ड मटेरियल है जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, काफ़ी सही है, काफ़ी नॉलेजेबल है, और काफ़ी टेंजिबल है, काफ़ी लेजिबल है। तो वीडियोस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, हम वीडियोस ही देखते हैं, बुक काफ़ी लोग नहीं पढ़ते तो वीडियोस देखते हैं। और जितना आपको बुक में दिया है ना, उतना वीडियोस में भी है, मतलब उल्टा भी बोल सकते हो, जो वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है वो पूरा आपको पीडीएफ बुक, पीडीएफ नोट्स में दिया गया है। तो अगर आपको कहीं रेफर करना है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वीडियोस का, तो पीडीएफ से देख लो। और साइड बाय साइड है, मतलब उसी मॉड्यूल के वीडियो के साइड में वही का पूरा बुक होगा, पूरी रिसर्च होगी उसकी, उसी के नोट्स होंगे साइड में। और एक्सरसाइजेस मैंने बता दिए, लैब्स बता दिए। तो 2022 तक ये लैब्स इंडिपेंडेंट मशीन्स थी सारी की सारी, मतलब कुछ नेटवर्क्स थे, लाइक पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, आईटी नेटवर्क, डेव नेटवर्क, एडमिन नेटवर्क। कुछ कुछ मशीन्स थी जो डिपेंडेंट थी किसी और मशीन में, किसी और नेटवर्क में, तो वो मैंने नहीं की थी। मैंने सिर्फ ऐसी मशीन की थी जो पर्टिकुलरली सारी इंडिपेंडेंट थी, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी किसी में भी, और उसको आप उसी से सॉल्व कर सकते हो, कोई और नॉलेज की जरूरत नहीं है किसी और मशीन की। लेकिन अब चैलेंजेस हो गए हैं और ये बेटर हो गया है, क्योंकि अब चैलेंज में, एक चैलेंज में आपको 8-10 मशीन मिलती हैं। एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में आता है ना कि एडी सेट है और कुछ कुछ मशीन्स हैं, 3-4 इंडिविजुअल मशीन्स हैं और 3 अलग मशीन्स, तो वैसे ही आपको चैलेंज भी दे दिया गया है कि आप वैसे पूरा इन्वायरमेंट बना सकते हो। पूरा एडी सेट है, उसमें कैसे आप एक्सप्लॉइट करोगे, पिवट करोगे एक मशीन से दूसरी मशीन पे। तो जैसा एग्जाम होता है वैसे ही आपको चैलेंज भी दे दिए गए हैं, तो काफी क्लोज कर दिया है एग्जाम से। पहले के लैब्स में वैसे एडी की चेन नहीं थी जो जैसे एग्जाम में आती है, सारी इंडिपेंडेंट थी, अलग अलग थी, कोरिलेशन नहीं था, पिवटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वो आ चुका है और काफी सही किया इन्होंने। और आई मतलब मुझे भी करना था सॉल्व, लेकिन मेरे पास वाउचर खत्म हो गया था, तो मैंने वो सॉल्व नहीं करी थी। लेकिन लैब्स बहुत जरूरी है, लैब्स प्लीज सारे सॉल्व करना, बेयर मिनिमम। तो अब लैब एक्सेस की बात करते हैं। तो जब आप पीडब्ल्यू के लेने जाओगे, आपको वाउचर मिलेगा 90 डेज का। तो पहले क्या था, 30 डेज और 60 डेज का भी मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। आपको सिर्फ 90 डेज का ही लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है $1500। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब जो अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, उनके लिए ज़्यादा महंगा नहीं होगा। लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महंगा होगा। और ऑनेस्टली ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए ही है जो जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो उनके लिए महंगा है ऑब्वियसली। इसलिए इसीलिए लोग ज़्यादा ये मतलब चाहते हैं करना, ड्रीम है उनका, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। एज एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट यू कैन नो मतलब कितना कॉस्टली है ये। तो अगर आप लेते भी हो ये, अगर आप किसी तरीके से पैसे जुगाड़ करके ये ले भी लेते हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज 90 डेज के पहले आप पूरी प्रैक्टिस कर लो इन लैब्स की। आप सीटीएफ मशीन्स खेल लो इसके पहले, क्योंकि 90 डेज में आपको वीडियोस भी करने हैं, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको ऑफसेक के लैब्स भी करने हैं, बहुत कुछ करना है। तो 90 डेज बहुत कम पड़ सकता है आपके लिए। तो इसके पहले कि आप वाउचर लो, आप पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी प्रैक्टिस कर लो, जो कि अलग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अगर आपको 90 डेज मिले हैं तो 90 डेज पूरे यूटिलाइज करो, और आप एग्जाम शेड्यूल कर दो जस्ट आफ्टर दिस, टू मेक श्योर कि आप सब सीख चुके हो। तो अब पता लग गया कि पीडब्ल्यू के क्या होता है, ओएससीपी क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो रोड मैप होता है वो, उसका जो कंटेंट वो क्या है। बिफोर द कोर्स आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको 90 डेज ही लैब एक्सेस है, तो उसके पहले आप सारी पढ़ाई कर लो। लेकिन
90 डेज और सारी पढ़ाई करने के पहले भी जो बेसिक्स हैं सीएस के, साइबर सिक्योरिटी के, वो आपको पता होने चाहिए अगर आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो। क्योंकि ऑफसेक काफ़ी कुछ एज्यूम कर रहा है आपसे कि आपको आता है, उसके बाद आप इस कोर्स में आ रहे हो, तो वो क्या एज्यूम कर रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिक नॉलेज जो सबसे पहले आपको चाहिए इसको पढ़ने के लिए वो है फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो आप विंडोज़ के बेसिक्स क्लियर करो, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी एक बहुत बड़ा पार्ट है एक एग्जाम का और बहुत बड़ा पार्ट है इंडस्ट्री का, तो इससे आपका काम होने ही वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, प्रोग्राम्स इंस्टॉल करना, यूजर्स बनाना, फाइल मैनेज करना, फाइल ट्रांसफर करना और डिस्क मैनेज करना, पार्टीशंस बनाना, मेमोरी के साथ काम करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, रजिस्ट्री के साथ काम करना और कमांड लाइन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। विंडोज से स्टार्ट करो, इजी होगा आपके लिए। सीएमडी के साथ फिर पावरशेल पे जाओ, पावरशेल के बेसिक्स पढ़ लो। ग्रुप्स और पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं एक विंडोज डोमेन में, एडी के बेसिक्स आप पहले से पढ़ लो, बेटर होगा। वैसे आपको ऑफसेक पढ़ाता है लेकिन पहले पढ़ लो तो आपके लिए एडवांटेज ही है कि एडी डोमेन कैसे बनाते हैं, यूजर्स कैसे सेटअप करते हैं, मशीन्स कैसे ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, जीपीओ कैसे बनाते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं, सर्विस मैनेजमेंट, विंडोज में सर्विसेज कैसे मैनेज करते हैं, उसका बहुत बड़ा एक अटैक वेक्टर होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो सर्विसेज के साथ आप खेल सकते हो, ऑटो स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप सर्विस, क्रिएट अ सर्विस, वो सारे काम बेसिक जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं वो पहले आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेम चीज लिनक्स में करनी है, क्योंकि दोनों सिस्टम आपके पास होंगे। आपको लिनक्स पे भी मिल सकती है मशीन, आपको विंडोज पे भी मिल सकती है मशीन, जो भी रैंडम मशीन आपको मिलती है। हालांकि आजकल विंडोज मशीन ज्यादा मिलती हैं लेकिन लिनक्स भी मिलती हैं। सो लिनक्स इज कंपेरेटिवली बेटर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस एडमिन स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम के साथ काम करना, सारे जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, रूट से लेके ईटीसी, होम, रूट, बिन, वार, ये सब क्यों है, क्यों अलग अलग बने हुए हैं, क्या काम है उनका, सारे के सारे पार्टीशंस का, तो ये आपको पढ़ना है। एडमिन की भी नॉलेज इसमें भी चाहिए, यूजर बनाना, ग्रुप्स बनाना, परमिशंस बनाना, फाइल मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल करना, इसमें भी सर्विसेज होती हैं तो वो भी बनाना। सीएमडी हो गया, पावरशेल हो गया और बैश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप काली में सीख रहे हो ना पेन टेस्टिंग, तो काली भी बैश पे ही चलता है। हालांकि मतलब बैश के अलावा जेड शेल वगैरह भी बोल सकते हो आप, लेकिन वो बेस्ड बैश पे ही है, जो सिंटैक्स है वो बैश का ही है। सो बैश इज सबसे इंपॉर्टेंट इवन बिफोर सीएमडी। सो बैश सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो ये सारे फंडामेंटल्स लिनक्स पे चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग, ये तो मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। टीसीपी आईपी बेसिक जो मैंने पढ़ाया अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, वो पूरा काफ़ी है, ठीक है, वो पूरा पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो इसमें बेसिकली आपको लेयर 3 या 4 पर ही ज़्यादा काम होने वाला है, 3, 4 और 5, मतलब टीसीपी, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर पर काम होने वाला है पूरा। ओएसआई मॉडल, सबनेटिंग कैसे होती है, नेट कैसे काम करता है, प्रॉक्सी आपको बनानी पड़ेगी, टनलिंग करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पार्ट है इस कोर्स का टनलिंग, तो वो आपको आनी चाहिए। नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये हो गया बेसिक नेटवर्किंग। अब अगर एप्लीकेशन लेयर पर आए तो वेब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है HTTP कैसे काम करता है, रिस्पॉन्स कोड्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, HTTP का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है, पीयर टू पीयर भी कैसे काम करता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इंटरनेट के बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हेडर्स, सारे के सारे बेसिक जो हेडर्स हैं वो पढ़ो। यूआरएल का पूरा ब्रेकडाउन कैसे होता है, मतलब पोर्ट, सबसे पहले तो स्कीम आती है, उसके बाद कुछ सिंटैक्स है, फिर डोमेन है, होस्ट नेम है, फिर कॉलन करके पोर्ट होता है, फिर स्लैश कुछ एंड पॉइंट होता है, फिर क्वेरी स्ट्रिंग होती है। तो ये पूरा ब्रेकडाउन है यूआरएल का, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। वेब का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पढ़ लो। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पर। देखो, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आई विल सजेस्ट, क्योंकि आप ऑफसेक में, पीडब्ल्यूके में कुछ एक्सप्लॉइट्स यूज करोगे ना। आप अगर सिस्टम को हैक कर रहे हो तो कुछ कोड के थ्रू ही घुसोगे, कुछ एक्सप्लॉइट्स होंगे जो आपको यूज करने पड़ेंगे, तो वो एक्सप्लॉइट्स कोड करके बनाए गए हैं, मोस्टली वो पाइथन पे होंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सप्लॉइट खुद से बनाना है, क्योंकि खुद से नहीं बनाना होता है, इस पे पब्लिकली सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो एक्सप्लॉइट्स फिक्स करने पड़ते हैं। लाइक उसमें कुछ इश्यूज होंगे जो करंट सिनेरियो में काम ना करें, लाइक यूआरएल का पाथ चेंज होगा, पोर्ट नंबर चेंज होगा उस सर्विस का जो जिसके लिए एक्सप्लॉइट रन कर रहे हो आप, एंड पॉइंट अलग होगा, आईपी एड्रेस अलग होगा आपके रिवर्स लिसनर का, पोर्ट भी अलग होगा रिवर्स लिसनर का। तो ये सारी चीजें चेंज करनी आनी चाहिए आपको। हो सकता है कि जो आपका पेलोड है आरसी का वो भी चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि करंट पेलोड शायद जो एक्सप्लॉइट में दिया गया है वो काम ना करे। तो ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि ये कोड कैसे काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक पैराडिम्स हैं वो पता होने चाहिए कि इफ एल्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, फाइल्स, जो मैंने भी बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो।
पाइथन का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, फुल कोर्स, वो आप देख लो, वो काफ़ी है। अब क्रिप्टोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो किसी रिमोट सिस्टम के साथ तो एनक्रिप्टेड ही होगा, और काफ़ी टाइम एक बहुत बड़ा पार्ट है इनिशियल एक्सेस का पासवर्ड क्रैकिंग या पासवर्ड गेसिंग। तो पासवर्ड हैश्ड होते हैं, जब भी वो स्टोर होते हैं सर्वर पे वो हैश्ड होते हैं, तो पासवर्ड डंप करके उनको क्रैक करना पड़ता है। तो MD5 SHA-1 ये सारे बहुत कॉमन हैशिंग एल्गोरिथम्स है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी काम आएगा, क्योंकि आप SSH करोगे, SSH की कीज यूज करोगे और समझोगे कि एनक्रिप्शन कैसे हुआ है। AES वगैरह भी हो सकता है यूज हो, आपको डिक्रिप्ट करना पड़ जाए। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज होगा, RSA, ये सब यूज हो सकता है। तो ये सब बेसिक्स पढ़ के आ जाओ। एनकोडिंग डिकोडिंग, base64 एनकोडिंग, URL एनकोडिंग, HTML एनकोडिंग, ये सब यूज होने वाली है और बहुत कॉमन है, तो ये पढ़ के आ जाओ। SSH यूज करना आना चाहिए, VPNs यूज करने आने चाहिए ओपन VPN के साथ, जिसको कनेक्ट करके आप एग्जाम दोगे और जिसको कनेक्ट करके आप लैब सॉल्व करोगे मोस्टली। NTLM विंडोज में बहुत कॉमन फॉर्मेट है हैशिंग का, और ये आपको काम आएगा ही आएगा, तो ये पढ़ लेना पहले। अब आते हैं प्रैक्टिस लैब्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पर करनी है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोर्स लेने के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 90 डेज का वाउचर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आपने फंडामेंटल सीख लिए सारे साइबर सिक्योरिटी के, आप उसके बाद आप यहाँ पर लैब्स पे आ सकते हो बेसिकली उसको परफॉर्म करने के लिए हैंड्स ऑन। पहले आप एक्सपीरियंस ले लो CTF का, नेटवर्क में कैसे पेन टेस्टिंग की जाती है, मशीन्स कैसे बूट टू रूट स्टाइल मशीन्स को कैसे सॉल्व किया जाता है जो आपको OSCP में सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो TJNL की एक लिस्ट है, नेटसेक फोकस, जो कि मैंने पर्सनली सॉल्व करी थी, जो आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सॉल्व करो, पूरी की पूरी सारी मशीन सॉल्व करो। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में है, हैक द बॉक्स, वल्नहब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स में वो मशीन्स आपको दी गई हैं, प्रूविंग ग्राउंड्स में भी आपको दी गई हैं। सारी की सारी मशीन्स जो आपको OSCP लाइक मिलेंगी, और उसको प्रैक्टिस करके आप OSCP एग्जाम देने जा सकते हो। तो मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया था, सारी मशीन मैंने सॉल्व करी थी। आप चाहे तो एटलीस्ट 70% 80% कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन मैंने लिंक दे दिया यहाँ पर, ये PPT में शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये लिंक यहाँ पर एम्बेडेड है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो। तो सबसे पहले तो ये नेटसेक फोकस की मशीन पिन पॉइंट कर लो, बुक मार्क कर लो। उसके बाद आओ वल्नहब पे पहले, क्योंकि वल्नहब पे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसको डाउनलोड करना पड़ता है मशीन को, फिर लोकली सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑनलाइन होस्टेड नहीं होती हैं। आपको मशीन मिलेंगी OVA फॉर्मेट, आपको वर्चुअल मशीन मिलेगी, आपको डाउनलोड करके उनको सेटअप करना है अपने नेटवर्क पे, अपने VM में, तो उसकी अलग स्पेस लगेगी, तो वो इसलिए वो झंझट होता है, तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। इसके लिए आप प्रूविंग ग्राउंड्स कर सकते हो। मैंने भी वल्नहब से सॉल्व नहीं की, मैंने कोई मशीन वल्नहब की सॉल्व नहीं की, मैंने प्रूविंग ग्राउंड सॉल्व करी है, उसमें काफ़ी सारे वल्नहब की मशीन्स पहले से होस्टेड हैं, तो वो आप कर सकते हो एज अ वल्नहब अल्टरनेटिव। प्ले और प्रैक्टिस दोनों करना बहुत सही है, क्योंकि ऑफसेक के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया प्रूविंग ग्राउंड्स वर्चुअल हैकिंग लैब्स, तो उसको पता है कि OSCP में क्या आता है और उसने वैसी मशीन्स बनाई है वहां पे। तो इसलिए बेटर है कि पहले आप प्रूविंग ग्राउंड्स करो। और प्रूविंग ग्राउंड्स का प्ले फ्री है, प्रैक्टिस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगता है $19 का, लेकिन मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है अगर आपको सॉल्व करना है तो। और लेकिन अगर आप लर्न वन लेते हो तो आपको प्रूविंग ग्राउंड्स का प्रैक्टिस भी मिलता है एज अ वाउचर। सो मतलब वो तो पहले से बहुत महंगा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट अगर आपको लेना है 1 मंथ का 2 मंथ का तो $90 पर मंथ होता है, आप ले सकते हो, काफी वर्थ इट है। हैक द बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मतलब OSCP के ऊपर की लेवल की मशीन्स होती हैं यहाँ पे, मतलब इजी मशीन्स जो हैक द बॉक्स में है वो भी OSCP के लेवल की हैं, लेकिन जो मीडियम लेवल है या हार्ड लेवल है वो OSCP के ऊपर की है। तो अगर आप मीडियम लेवल भी कर लेते हो ना उनकी, तो आपकी प्रैक्टिस OSCP के ऊपर वाली हो चुकी है, मतलब उसके भी ऊपर वाली। आप अगर एग्जाम जाओगे तो आपको ईजी लगेगा एग्जाम में सब कुछ। सो इट्स बेटर कि हैक द बॉक्स आप पूरा सॉल्व कर लो, जितने भी मशीन्स दी हुई हैं नेटसेक फोकस में, उसके बाद आप आ सकते हो ट्रायहैकमे में। तो इस लिस्ट में ट्रायहैकमे की कोई मशीन नहीं है, लेकिन एक इसका ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग का पाथ है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपके पास THM का वाउचर है $14 का पर मंथ, तो आप ये करो। एक एडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब आप हैक द बॉक्स कर लेते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको THM की, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास विलिंगनेस है, इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। हाँ, ये ऑब्वियस है कि अगर आप शुरू में मशीन सॉल्व कर रहे हो तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है, और कंप्लीटली फाइन है ये, मतलब मुझसे भी नहीं हुई थी शुरू में। मैं मतलब एटलीस्ट मैंने 50% 60% मशीन के वॉक थ्रू देख कर ही सॉल्व किए हैं अपनी पूरी OSCP की जर्नी में। तो इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं बिगनर भी नहीं था, मैंने तब भी मशीन्स देखी हैं। तो एज अ बिगनर आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप सारे मशीन सॉल्व कर दोगे एक दिन में 2 दिन में, बहुत टाइम लगेगा।
बहुत एन्यूमरेशन लगेगा, बहुत रिसर्च लगेगी, लेकिन वो वर्थ इट है। अगर आप कहीं अटक भी जाते हो तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, काफ़ी उन्होंने वॉक थ्रूज बनाए हैं वीडियो फॉर्मेट में। आप इप्सेक का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। सायरन भी एक अच्छा ऑफसेक के प्लेटफॉर्म पर ही वॉक थ्रू देता है। हैकर्सप्लॉइट भी एक अलग अपना बड़ा चैनल है, तो वो भी आप देख सकते हो। उन्होंने वॉक थ्रू डाले हुए हैं हैक द बॉक्स की मशीन्स के, तो वहाँ से रेफर करके आप मशीन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, तो हैकिंग आर्टिकल्स एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि मैं बड़ा रेकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी यूज़ करता था मशीन सॉल्व करने के लिए। और XDF ये भी मैं काफ़ी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी डिटेल में होते हैं इनके, काफ़ी टेक्निकल होते हैं इनके राइटअप्स, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इन्फोसेक राइटअप्स तो है ही हमारे पास, तो ये सारे आप वॉक थ्रू देख सकते हो अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो मशीन में, और नोट्स बनाते चलो। अब आप स्टार्ट कर सकते हो PW के। आपने सारे बेसिक्स पढ़ लिए, आपने सारी जगह प्रैक्टिस कर ली, पूरी नेट सेक फोकस वाली लिस्ट कंप्लीट कर ली। इसमें आपको 3 महीने लग सकते हैं, 2 या 3 महीने एटलीस्ट लग सकते हैं आपको। अब आप जाके 3 महीने का ऑफसेक का PW के वाउचर खरीद सकते हो। 90 डेज का लैब आप खरीद सकते हो, उसमें आपको पढ़ना भी है, लैब भी सॉल्व करना है, नोट्स भी बनाने हैं, एग्जाम के लिए रेडी होना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। पर्सनली जो मैंने फॉलो किया था वो फर्स्ट वाला था, वीडियोस पहले देखे मैंने, उसके बाद PDF नोट्स पढ़े, और उसके बाद मैंने लैब सॉल्व करे थे, PW के लैब सॉल्व करे थे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, पहले PDF पढ़ लो, फिर वीडियोस देख लो, फिर लैब कर लो, या सिर्फ वीडियोस भी देख सकते हो। लैब्स करने के पहले आप PDF ना करो तो चलेगा, क्योंकि वही चीज़ होती है PDF में भी। और आप चाहे तो सिर्फ PW के लैब्स भी कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से नॉलेज है सारी, आप बहुत अच्छे पहले से एक्सपीरियंस्ड हो 10 साल एटलीस्ट पेन टेस्टिंग में, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑफसेक ही देता है, कोई और नहीं देता है एज अ टॉपिक, और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लिसिटली ऑफसेक की ही हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस देख लो एटलीस्ट, तब जाके आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे लैब्स को। अब बात करते हैं टूल्स की। जो टूल्स मैंने यूज करे थे, जो मुझे लगते हैं टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक के लिए, हर मॉड्यूल के लिए, मैं लिस्ट करते जा रहा हूं यहाँ पे। जो जो भी टूल्स यूज होते हैं आपके एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस में थ्रू आउट। तो मेरा ये मानना है कि पेन टेस्टिंग सिर्फ ह्यूमन एक्सपर्टीज नहीं होती है, सिर्फ दिमाग नहीं होता है। पेन टेस्टिंग में टूल्स भी यूज होते हैं, जो टूल्स पहले से किसी ने बनाए हैं। आप सारे टूल्स खुद से फिर से नहीं बना सकते हो, तो टूल्स को यूज करने की स्किल भी एक अलग स्किल होती है। ये स्किल कभी कभी एक्चुअल पेन टेस्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो टूल्स यूज करना, जो बड़े बड़े टूल्स हैं लाइक मेटास्प्लॉइट, इफेक्टिवली यूज करना, सारे ऑप्शन, सारे जो सारी पावर है उस टूल की वो यूज करना, वो पता होना, लाइक बर्ब स्वीट, जो बड़े बड़े टूल्स हैं ना, नेसेस वगैरह, तो उनकी एक बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। वो रीजन ही वही है कि वो बहुत बड़े टूल्स हैं, वो सालों की रिसर्च के बाद और रेगरस कोडिंग के बाद बनाए गए हैं, पूरे फ्रेमवर्क्स हैं वो, तो उनको यूज करना आना चाहिए। और अगर आप OSCP में एग्जाम देने जा रहे हो और टूल्स यूज करने नहीं आते हैं आपको, आपने टूल्स यूज नहीं किए हैं, आपने मैनुअल किया है सब, तो भी काम नहीं होने वाला। टूल्स यूज करने हैं, और एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है। पैनिक के साथ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि टूल यूसेज सीखें वहीं पे, उसके बाद जो एक्चुअल काम है वो बाद में करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले आप जो भी चीज प्रैक्टिस में सीख रहे हो ना, टूल्स के साथ करो, टूल्स के अलावा भी करो, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए आपको। अब ये सारे अलग अलग टॉपिक के मैंने टूल लिस्ट कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। मैं PPT तो देने वाला ही हूँ। तो स्कैनिंग में Nmap सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्यूमरेशन में वेबसाइट के लिए डरबस्टर, गोबस्टर और इम्पैकेट आप यूज़ करोगे। उसमें यूज़ करोगे आप AD में सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे विंडोज़ के केस में। पासवर्ड अटैक्स के लिए जॉन, हैशकैट, हाइड्रा। वेब के लिए बर्बस्वीट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एक्सेस के लिए सर्च एक्सप्लॉइट, मतलब जहाँ से आप एक्सप्लॉइट सर्च करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए तो आपके पास एक्सप्लॉइट DB है, ऑफलाइन के लिए ये है। MSF Venom आप पेलोड बनाने के लिए यूज करते हो। क्यूल आप वर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज करते हो। प्रेवास के लिए आपके पास टूल्स है, लिनपीस, विनपीस, पीस्पाई, प्रोसेस के लिए। और बाकी और भी हैं लाइक जनरल नेटकैट आप लिसनर पकड़ने के लिए यूज करोगे। पावरशेल आप विंडोज के केस में यूज करोगे फॉर एन्यूमरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। सोकैट आप टनलिंग के लिए यूज करोगे, पिवटिंग के लिए। AD में बहुत सारे टूल्स हैं। AD बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। पिवटिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पार्ट एग्जाम में भी आएगा, जस्ट अ हिंट। तो प्रॉक्सी चेन्स, चिजल, चिजल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना यार प्रैक्टिस में। विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो चिजल ही यूज करना, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं नोट मेकिंग पर। तो टूल्स यूज हो गए। आप अगर वीडियोस देखते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखोगे और आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। आपको नोट्स बनाने हैं खुद के। मैंने नोट मेकिंग के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों इतनी ज़रूरी है, खुद के नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, आप वो देख सकते हो।
लेकिन कैसे बनाने हैं नोट्स का, जो नोट्स का फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो मैंने कुछ टूल्स शॉर्टलिस्ट किए थे नोट्स के लिए, वन नोट, चेरी ट्री, कीप नोट या नोशन। तो उसमें से मैंने सबसे पहला वाला यूज़ किया वन नोट। मैंने सब कुछ ट्राई किया था लेकिन वन नोट फिर मुझे सबसे अच्छा लगा कंपैरेटिवली। वो क्यों लगा, वो यहाँ पर सबसे पहले तो उसका इंटरफेस बहुत सिंपल है। मतलब जो आपने MS ऑफिस के टूल्स पहले यूज़ किए हुए हैं ना, वर्ड यूज़ किया है, एक्सेल यूज़ किया है, वैसे वन नोट भी है, उसी का प्रोडक्ट है। तो आप पहले से फैमिलियर हो उनके सारे इंटरफेस से। तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फैमिलियर हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सिंपल लगा। और जो चीज़ आप कर रहे हो, अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लो। कुछ भी आप अगर लिख रहे हो वहाँ पे, कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, सारी डेटा क्लाउड में सिंक होती है। तो जो भी आप अपने पीसी पे कर रहे हो, आप मोबाइल पे सेम अकाउंट से सेम चीज़ देख सकते हो, सिंक्ड। मतलब कुछ भी काम आपको अगर ट्रांसफर करना है तो ज़रूरत नहीं है उसकी, हमेशा बस लॉगिन कर लो अपने MS अकाउंट से और कहीं पर भी एक्सेस कर लो, वहाँ सिंक होता है। और एक्चुअली ये फ्री है, मतलब आप क्लाउड बेस्ड यूज़ कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने आपको। मैंने खुद इंस्टॉल किया है, या आप इसको ऑफिस ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। फीचर बहुत सारे हैं इसमें, जो आपको इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। फाइल अपलोड करना, इमेज डालना, बुक मार्क करना, हाईलाइट करना, और जो भी बेसिक वर्ड में जो फॉर्मेटिंग होती है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और एक्सपोर्ट करना, PDF में एक्सपोर्ट करना है आपको अपने सारे नोट्स, पूरी नोटबुक एक्सपोर्ट करनी है तो एक बार में कर सकते हो आप। और हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है नोटबुक का, पहले नोटबुक बना लो, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस बना लो, और उसके अंदर सेक्शन के अंदर भी पेजेस होते हैं, वो पेजेस बना लो। तो जो OSCP में सारे मॉड्यूल्स हैं उसके मैंने अलग अलग सेक्शन बना लिए, और सेक्शन के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके अलग अलग पेजेस बना लिए। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया पूरा स्ट्रक्चर सिमुलेट करना और उसके हिसाब से पढ़ना। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, और काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप भी यूज़ कर सकते हो, खैर आपके ऊपर है, आप जो भी यूज़ करते हो, चेरिटरी भी यूज़ कर सकते हो आप, वन नोट, कीप नोट, जो भी आप यूज़ करना चाहो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही है। और लैब नोट्स का फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई और जनरल नोट्स बना रहे हो आप, स्टडी मटेरियल का नोट्स नोट्स बना रहे हो, वीडियो का नोट बना रहे हो, तो वो आप जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लैब नोट्स बनाना बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि जो आप रिपोर्ट बनाओगे ना एग्जाम के बाद, वो भी ऐसी होगी। पहले शुरू से रिकॉन में आपने क्या क्या ढूंढा, कौन कौन से पोर्ट ओपन थे, इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, कौन सी सर्विस को एक्सप्लॉइट किया, कौन सा एक्सप्लॉइट यूज किया, क्या चेंज किया, वो सारे स्टेप्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिपोर्ट में भी बनाने हैं। तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लो अपने लैब नोट्स पे ही, ताकि जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये मॉक टेस्ट हो गया। सो ये आपको ऐसे करके आपको सारी चीज़ें लिस्ट करनी है। और ये जो वर्क फ्लो है जो मैंने मैंने फॉलो किया था अपनी नोट मेकिंग में, सबसे पहले तो मैंने वीडियोस देखे थे, पूरे वीडियोस मैंने देख डाले। उसके बाद फिर से मैंने PDF पढ़ा, पूरा का पूरा फिर से PDF पढ़ा, सिर्फ नोट बनाने के लिए। मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मतलब एज एन मैंने बुक की तरह उसको पढ़ा नहीं, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो पॉइंट मैंने कॉपी करके अपने नोटबुक में डाल दिए। मतलब कॉपी किया है मैंने, पूरा वीडियो से लेके पूरा कॉपी किया है। और कहीं कहीं मैंने खुद से भी कुछ कुछ लिखा हुआ है प्रिसाइज समराइज करने के लिए, लेकिन मोस्टली कॉपी किया है। उसके बाद कमेंट ऐड किए जहाँ जहाँ पर ज़रूरी थे। मतलब कुछ अगर मतलब मुश्किल टर्म्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें मैंने कमेंट ऐड किए कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ इलेबोरेट किया उसको, या कुछ काट पीट के समराइज भी किया है जो लंबा चौड़ा था। काफ़ी चीज़ें चेंज भी करी हैं उसमें, और फिल्टर कर दिया। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने पहले कॉपी करी थी, तो मैंने कट कर दिया उनको। क्योंकि जो अंडरस्टैंडेबल हैं, जो मतलब आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस हैं, तो वो मैंने हटा दिया और हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट कर दिया। और ये फिर सिलसिला मैं ऐसे चला रहा था, फिर वीडियो देख रहा था, फिर उस वीडियो का फिर PDF देख के कॉपी कर रहा था। तो मैं ऐसे सर्कुलर फ्लो फॉलो कर रहा था नोट मेकिंग के लिए। ये था आपके स्टडी मटेरियल का नोट, ठीक है। लैब का नोट मैंने बता दिया आपको। अब ये एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता। तो ये मेरे कस्टम नोट्स हैं। मैंने ये देखो OSCP की नोटबुक बनाई हुई है, और इस पे सारे सेक्शन लिखे हुए हैं हर एक टॉपिक के। उसके अंदर, मतलब हर एक मॉड्यूल के, उसके अंदर हर एक टॉपिक का मैंने अलग से पेज बनाया हुआ है। उस पेज के अंदर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम टिप्स का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है मैंने, कि स्कैनिंग के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, इन्यूमरेशन में क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये सारे मेरे नोट्स हैं। मतलब ये आपको OSCP में नहीं मिलेगा कि मैंने खुद से दिमाग लगा के सब कुछ कंसोलिडेट करके हर जगह से नॉलेज लेके उसको एक जगह पे प्रिसाइजली डाला हुआ है जो एग्जाम में आता है। तो अगर पिवटिंग की बात करें तो प्रॉक्सी चेन कैसे सेटअप करते हैं, चिजल कैसे यूज करते हैं, सारे कमांड्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। नेटकैट से पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं, ये खैर किसी और पेज का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो सारे कमांड लिखे हुए हैं मैंने।
कमांड से इंपॉर्टेंट है यार, आपको वहां पर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, कमांड ही लिखना है, तो कमांड ही आपके सबसे ज्यादा होने चाहिए नोट्स में। और कुछ कुछ कंसेप्ट डाल सकते हो, लाइक कमांड में कब क्या चेंज होगा वो आप डाल सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो प्रिसाइज रखो। एग्जाम में आप बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं देखोगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वही करोगे। तो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मतलब बोल्ड किए हुए हैं हेडिंग्स को, कुछ कुछ वर्ड्स को। तो वैसे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आपके ऊपर है। बफर ओवरफ्लो खैर नहीं आता है अभी, लेकिन आपको एक बस आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, स्टेप बाय स्टेप। इन्वायरमेंट सेटअप, फजिंग, ईआईपी कंट्रोल कैसे किया जाता है, बैट कर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ऐसे मतलब एक सिस्टमैटिक पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया हुआ था। तो क्लटर नहीं होना चाहिए यार, जो टू द पॉइंट लिखना है उतना ही लिखो, जो जरूरी है बस वही लिखो। अब ये सब चीजें हो गई, अब आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे। क्योंकि ये यहाँ लोग बहुत फंसते हैं और एक कंपेरेटिवली नया टॉपिक है और कंपलसरी है अब तो ओएससीपी क्लियर करने के लिए। तो इसके कुछ रिसोर्सेज मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो इसकी कुछ यूट्यूब प्लेलिस्ट है जो मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो। पेन टेस्टर अकेडमी बहुत एक अच्छा रिसोर्स है, अटैक डिफेंस लैब्स हैं इसके, एडी के भी इसके कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है। लेकिन ये पेड है, ठीक है। यूट्यूब वाला करना है, फ्री करना है तो यूट्यूब वाला करो, लेकिन पेन टेस्टर वाला पेड है, कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे। और यूडेमी में भी कुछ कोर्सेज हैं एडी के बेसिक्स के लिए, ये सिर्फ बेसिक्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। ये वाले जो मैंने बताया है ना शुरू के 3, वो बेसिक के कोड मतलब बेसिक कोर्सेज है, वहां पर आपको पेन टेस्टिंग नहीं बताई जा रही है, सिर्फ एडी का क्या काम है, कैसे सेटअप किया जाता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब बताए हुए हैं। बाकी यूडेमी में कुछ होंगे जो पेन टेस्टिंग के भी होंगे, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। बाकी साइबर मेंटोर का एक्टिव डायरेक्टरी का कोर्स भी काफी अच्छा है, मैंने रेकमेंड किया है आपको। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो ये आपको पेन टेस्टिंग भी सिखाएंगे, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, आप इजिली सर्च करो आपको मिल जाएगा। और मैं आप पर सेल्फ प्रमोशन भी कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक कोर्स है एक्टिव डायरेक्टरी का, जो मैंने इसी साल लॉन्च किया है ओएससीपी देने के बाद। तो ओएससीपी में जो भी एडी आता है मैंने सब कवर किया हुआ है, उससे थोड़ा ज्यादा ही कवर किया है। तो ये मेरा कोर्स है, इट्स टोटली इन हिंदी। तो अगर आपको एडी पूरा कंप्लीट करना है ओएससीपी में, आपको 40 पॉइंट पूरे कंफर्म करने हैं, गारंटी करने हैं, तो ये कोर्स आप ले सकते हो। इट्स इन माई लर्निंग पोर्टल, मेरे ऐप में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ऐप डाउनलोड करके, अगर आप ये वीडियो दिवाली के टाइम देख रहे हो, 12 नवंबर के पहले देख रहे हो, तो अभी ऑफर चल रहा है, 2000 फ्लैट ऑफ है इस कोर्स में। तो अगर आप अभी लेते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये ओएसएपी के लिए, एडी के लिए कंप्लीट है ये कोर्स, 40 पॉइंट्स रिजर्व हो जाएंगे, सबसे मुश्किल पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये मेरे कुछ रिकमेंडेशन है एडी के लिए। बाकी प्रैक्टिस करनी है आपको लैब्स में ना, तो खुद के लैब्स पे करनी पड़ेगी। तो कुछ पेड लैब्स हैं एचटीबी के, मतलब जो नेटवर्क्स हैं बेसिकली। लैब्स तो खैर आपको मैंने पहले बताए थे नेटसेक फोकस में, इंडिविजुअल मशीन्स थी वहां पे, लेकिन जो पूरा नेटवर्क होता है ना एडी का, जो एग्जाम में आता है, 3 मशीन, एक डीसी और 2 क्लाइंट, तो ऐसे ही नेटवर्क यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। एचटीबी का डांटे प्रो लैब्स हैं, पूरा नेटवर्क है जिसमें कुछ एडी मशीन्स हैं। पर्टिकुलरली आपको पिवट करना है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लेटरल मूवमेंट करना है, तो एग्जैक्टली एग्जाम जैसा होगा वो, एग्जाम से ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्टी होगा। रास्ता लैब्स भी वैसे ही हैं एचटीबी के। बाकी टीएचएम का थ्रो लैब है, सॉरी थ्रो बैक है, सेम वैसे जैसे डांटे का भी है। अटैक्टिव डायरेक्टरी एक वॉक थ्रू है, आप बोल सकते हो, एक वॉक थ्रू मशीन है, नेटवर्क नहीं है। लेकिन आप कर सकते हो, अगर आपके पास टीएचएम का वाउचर है तो आप कर सकते हो। एचटीबी में भी कुछ ये थोड़ा सा महंगा है रेगुलर वाउचर से, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा। बाकी व्रत एक एग्जैक्टली एडी का लैब नहीं है, लेकिन पिवटिंग, लेटरल मूवमेंट वगैरह ये आपको सिखा देगा। नेटवर्क के साथ अगर आपको मूव करना है, पिवट करना है, तो कैसे किया जाता है वो सब आपको सिखा देगा। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये सब तो आप कर लोगे कोर्स के लिए। आपका पूरा कोर्स, आपका पूरी प्रिपरेशन, आपका पूरा कोर्स, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया, मतलब एग्जाम शेड्यूल करना बचा है अब। लेकिन कुछ बियॉन्ड द कोर्स भी करना पड़ेगा, मैंने खुद किया हुआ था, कुछ इससे एक्स्ट्रा किया हुआ था, ऑफसेक के एक्स्ट्रा, ताकि एग्जाम के लिए मैं कंप्लीटली रेडी हो जाऊं, अगर कुछ उसके ऊपर भी आता है तो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। कुछ ब्लॉग्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। हैक ट्रिक्स एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, मतलब कुछ भी चीज़ आप सर्च करो उसमें, अगर आपको कुछ सर्विस मिलती है उस मशीन में, आपको एक्सप्लॉइट करना है, तो एलडैप पेन टेस्टिंग लिख दो, या रेडिस पेन टेस्टिंग लिख दो, एसक्यूएल इंजेक्शन लिख दो उस पे, या कोई और सर्विस लिख दो लाइक WSGI या API पेन टेस्टिंग, वेब डेव, नेट बायोस, जो भी सर्विस मिल रही है आपको, सब कुछ आप लिख दो हैक ट्रिक्स के साथ।
उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, सारे मेथड बता देंगे कि उसको लेके मतलब उसके साथ सिस्टम में कैसे घुसा जा सकता है, उस सर्विस को एक्सप्लॉइट करके सारे मेथड आपको ये लिस्ट कर देगा। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है यार, आई ऑनेस्टली बहुत फॉलो किया है मैंने इसको, तो आप भी कर सकते हो। हैकिंग आर्टिकल्स मैंने बता दिया, और इप्सेक का खुद का एक ब्लॉग भी है, मतलब उनके वीडियोस भी हैं और उनके ब्लॉग भी हैं, ipsec.rocks। यहाँ पर भी वॉक थ्रू मिल जाएंगे आपको सारे मशीन्स के, तो ये भी आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो, फॉर जनरल पेन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो चलो, अब हो चुका है हमारा, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी, हमने लैब कर लिए, वी आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम। हमारे पास वो स्किल्स आ चुकी हैं, अब बस हमको टेस्ट करना है कि हाउ वेल वी आर। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग द एग्जाम। लेकिन उससे पहले, एग्जाम देने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने कुछ प्रिपरेशन करी थी टेक्निकली अपने सिस्टम के ऊपर। पहले तो मैंने अपने सिस्टम को रेडी किया था कि यार तू एग्जाम देने के लिए रेडी हो जा, उसके बाद मैं हो जाऊंगा। तो VMware यूज करो, वर्चुअल बॉक्स से बेटर, ये ऑफसेक वालों ने बोला है, लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बस वो सपोर्ट VMware का ही देंगे आई थिंक, मैं शायद उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। बट मैंने वर्चुअल बॉक्स यूज किया था, ठीक है, उस टाइम पर मैंने वर्चुअल बॉक्स यूज किया था, मैंने VMware यूज नहीं किया था। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको यूज करने में थ्रू आउट द एग्जाम, मैंने काफी टाइम से उसको यूज किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं आया। और बाकी चीजें, काली, आपका काली जो मशीन है, जो आपकी अटैकिंग मशीन है, जिससे आप एग्जाम दोगे, जिससे आप अटैक करोगे, उसके कुछ स्पेक्स मैंने लिस्ट किए हैं जो मेरे मशीन के थे। 4 कोर CPU मैंने उसको दिया हुआ था काली मशीन को, और ये काली मशीन मेरी VM में चल रही थी, ठीक है, ये होस्ट मशीन नहीं है, ये VM में चल रही थी, और आपको VM में ही चलानी पड़ेगी अपनी काली मशीन, क्योंकि उनका जो प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर है वो विंडोज में चलता है, तो विंडोज को आपको होस्ट मशीन बनाना पड़ेगा और VM वे अपनी खाली चलानी पड़ेगी। तो 4 कोर CPU मैंने उसको दिया हुआ, तो मेरे पास अच्छा खासा CPU है, 6 हेक्सा कोर CPU है, मैंने 4 कोर उसको दिए हुए हैं, और 8 GB रैम दिया हुआ है काली मशीन को, मेरे पास 32 GB रैम है। इन टोटल मैंने 8 GB उसको दिया हुआ था, काफ़ी स्मूथ चल रहा था। और 128 MB वीडियो मेमोरी, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो मॉनिटर है, आपका अगर एक्सटर्नल मॉनिटर है अपने PC में, अगर आपने लैपटॉप यूज़ नहीं किया है, आपका एक्सटर्नल मॉनिटर है, तो आप हो सके तो उसको ज़्यादा मेमोरी दो, क्योंकि अगर बड़ा मॉनिटर है तो वो लैग कर सकता है, फ्रेम स्किप कर सकता है, रिफ्रेश रेट का इश्यू हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी आपके ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंगली, आप मैक्सिमम दे दो अपने डेस्कटॉप को, अपने मॉनिटर को, ताकि वो स्मूथली डिस्प्ले कर पाए सारी चीज़ें। और मेरे पास मॉनिटर अच्छा खासा था, एक्सटर्नल वाला था, तो मैंने इसलिए उसको सबसे ज़्यादा वीडियो मेमोरी दी थी। बाकी ये इंश्योर कर लो कि काली मशीन को पहले आप स्नैपशॉट लेके बैकअप ले लो उसका। अगर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, आप बैकअप ले लो। अगर कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई, काली मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, या कुछ इश्यू हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई हैं, तो आप बैकअप अगर होगा तो आप स्नैपशॉट को रिवर्ट कर सकते हो, ताकि काली मशीन आपकी वापस आ जाएगी फंक्शनिंग। तो इमरजेंसी के लिए ये कर लो, मैंने 2 स्नैपशॉट लिए हुए थे एग्जाम के पहले, ताकि कुछ इश्यू होगा तो मैं रिवर्ट कर लूंगा, तो ये भी आप कर लेना। और पैरेलली जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी है ना मेरी, कि मुझे सारी मशीन जब मिली थी ना एग्जाम में, 6 मशीन्स, मैंने सब पर मतलब रिकॉन किया था पैरेलली, मतलब पोर्ट स्कैनिंग चालू कर दी थी मैंने सब पर, अलग अलग वर्क स्पेस में। तो जब तक वो सारे की पोर्ट स्कैनिंग चल रही है ना, एक मशीन में मुझे पोर्ट 80 ओपन मिला, तो मैं उस पर इन्यूमरेट कर रहा हूँ मैनुअली, फोकस कर रहा हूँ उस पर, मतलब उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पैरेलली चल रहा है मेरा रिकॉन। तो रिकॉन को आप ऑटोमेट कर सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन को नहीं कर सकते हो। तो फोकस आप एक चीज पर ही करो, पैरेलली फोकस मत करना किसी चीज पर, सिर्फ एक चीज पर, एक सर्विस पर, एक मशीन पर फोकस करो। बाकी बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ फजिंग करनी है, एन्यूमरेशन करना है, रिकॉन करना है, तो वो आप पैरेलली कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, इससे आपका टाइम बचता है। और अगर आपसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है एक मशीन पे, अगर आपको इनिशियल एक्सेस भी नहीं मिल रहा है और प्रिवास्क भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी स्टक हो आप, तो ज़्यादा देर तक स्टक मत होना। अगर आपको नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, मतलब आगे बढ़ो, किसी और मशीन पर ट्राई करो, सब पर ट्राई करो, जिस मशीन पर हो रहा है आगे उस पर ट्राई करो। अगर किसी पर भी नहीं हो रहा है, कोई भी मशीन सॉल्व नहीं हो रही है आपकी, तो स्विच मत करते रहो ऐसे, ठीक है। 6 मशीन है, 6 के 6 सॉल्व नहीं हो रही है, तो बार बार इधर उधर जा रहा हूं मैं, नहीं। अगर नहीं हो रही है तो किसी एक पर डटे रहो, जितना हो सकता है उतना सोचो आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपने पढ़ा है, सारी स्किल्स, सारे नोट्स चेक करो अपने, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, जो भी मिलता है आप सब कुछ ट्राई करो उस पर। बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बस जो भी आपको आता है सब कुछ रिकॉल करना, उस टाइम पे पैनिक बहुत होता है। अपना माइंड फ्रेश रखना, अपना माइंड रिलैक्स करना, काम डाउन करना, और ठंडे दिमाग से सोचना, तभी आपके आइडियाज आएंगे वहाँ पे। तो ऐसे करके आप एग्जाम दे भी दोगे, मतलब एग्जाम आपका कंप्लीट हो भी जाएगा। आप मतलब आपको पता है कि आपके फ्लैग मिल गए हैं,
100 पॉइंट हो गए, 80 पॉइंट हो गए, आप पास हो गए हो, तो उसके बाद जो रिपोर्टिंग के लिए जो चीज़ें करनी होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपके पास ऑफिशियल ऑफसेक का रिपोर्ट टेम्पलेट है, जो ऑफसेक ने खुद दिया हुआ है, ओएससीपी का ऑफिशियल रिपोर्ट एक फॉर्मेट है, डॉक में फाइल है, तो वो आप डाउनलोड कर लो। ऑफसेक ने दिया हुआ है, बस उसमें आपको चीज़ें चेंज करनी है, उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो कोई और रिपोर्ट फॉर्मेट यूज़ करने की, खुद से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। काफ़ी लोग खुद से बनाते हैं, गिटहब से लेते हैं। जब ऑफसेक ने दिया हुआ है ऑफिशियल, तो कहीं और क्यों जाना, वही यूज़ करो। बस उसमें जो प्लेस होल्डर हैं उसमें आप चीज़ें ऐड करते जाओ, और मेक श्योर कि आप सब कुछ टू द पॉइंट लिखो। वहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। मतलब अगर आपको कुछ मिला है, कुछ सर्विस मिली है, तो बस लिख दो कि ये सर्विस मिली है, इस पोर्ट में मिली है, और इसका ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इस वर्जन के लिए। वर्जन कैसे ढूंढा आपने, वो लिख दो। बस वही लिखना है यार। मतलब सर्विस क्या होती है, क्या काम करती है जनरली, और एक्सप्लॉइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब मत लिखना है यार, उनको वो नहीं चाहिए। बस आपने कैसे एक्सप्लॉइट किया, बस वो उनको जानना है, बस वही लिखना। तो जितना स्क्रीनशॉट हो सके उतना स्क्रीनशॉट डालो, हर स्टेप के स्क्रीनशॉट डालो, कोई भी एक भी स्क्रीनशॉट मिस मत करना। एक स्टेप मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि एक स्क्रीनशॉट उनका मिस हो गया था, तो वो फेल भी हो चुके हैं इस रीज़न से। उनके 10 पॉइंट, मतलब 10 या 20 पॉइंट उनके जा भी चुके हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है रिपोर्ट की फॉर्मेट के ऊपर, तो प्लीज़ ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना। और पर्सनली मैंने स्क्रीनशॉट कब लिए थे, मैं एक मशीन सॉल्व कर रहा था, तो जैसे जैसे मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने नोट्स बनाते गए उसके। मतलब मैंने साइड बाय साइड सबलाइम टेक्स्ट खोला था, तो जो मैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, मैंने सारे स्टेप्स नोट कर लिए थे, सारे कमांड नोट कर लिए थे। तो एक बार मैंने पूरा सॉल्व कर लिया मशीन, उसके बाद फिर मैं फिर से उस मशीन को सॉल्व किया स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो मैंने हर मशीन को 2 बार सॉल्व किया है ऐसे। तो आप भी ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो, आपके ऊपर है। या तो आप चाहे तो अलोंग द वे, जैसे जैसे आप एक बार बढ़ रहे हो वैसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तो आपको 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैंने खुद से किया, पहले सिर्फ मशीन पर फोकस किया, सिर्फ सॉल्व करने पर फोकस किया, स्क्रीनशॉट पर फोकस नहीं किया। उसके बाद जब हो गई तो फिर से वापस आया स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, कुछ भी एक चीज़ इधर से उधर है, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, आप फेल भी हो सकते हो। तो प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो सब एक्यूरेट हैं, और जो आप मेंट थे लिखने के लिए वही आपने लिखी हैं। पोर्ट सारे सही हैं, स्पेलिंग सही है, ग्रामर सही है, वर्डिंग सही है, एक्सप्लॉइट सही है आपका, टर्म्स सही हैं, और प्रूफ डॉट टी एक्स टी, लोकल डॉट टी एक्स टी सब सही है आपके। कंट्रोल पैनल में चेक कर लेना सारे फ्लैग्स आपने सही डाले हैं कि नहीं। तो एक्यूरेट होना चाहिए सब कुछ, और टाइम देना है इस पे। सो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया एग्ज़ाम के बारे में, कैसे देते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने सबसे पहले, तो मेरे पास पहले से नॉलेज थी बेसिक पेन टेस्टिंग की, सीटीएफ स्किल्स, मैंने काफ़ी टाइम से सीटीएफ खेले हैं। करीब 1 साल 2 साल पहले से मैंने सीटीएफ खेले हुए हैं, बग बाउंटी भी की है मैंने। 2019 से मैंने सीटीएफ खेलना चालू किया है। 2022 में मैंने ओएससीपी की प्रिपरेशन चालू करी थी। तो ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैं सीटीएफ खेल रहा हूँ। और इंडिविजुअल बैकग्राउंड मेरा काफ़ी टाइम से है, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, 2016-2017 से मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे पास काफ़ी बेसिक नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज था पेन टेस्टिंग का पहले से, लेकिन इतना सिस्टमैटिक नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे पास काफ़ी नॉलेज था। तो मतलब नेटवर्क पेन टेस्टिंग मैंने नहीं पढ़ी थी उसके पहले। तो 1 साल का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, लर्न वन सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें मुझे PWK का कोर्स मिला था, और प्रूविंग ग्राउंड्स का एक्सेस मिला था, और एक और कोर्स मिला था, पेन 210 कुछ मिला था। वो मैंने कुछ किया नहीं उसका, लेकिन वो मिलता है लर्न वन में। तो वो मैंने एक कंपनी से स्पॉन्सर्ड था, मैंने खुद नहीं लिया था, ठीक है। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने पहले बताई आपको। पहले मैंने सारे वीडियोस देखे, फिर मैंने पीडीएफ पढ़ी नोट्स बनाने के लिए, मैंने नोट्स बनाया सारे खुद के, और फिर लैब सॉल्व करे। 60-70 करीब लैब्स थे उसमें, तो मैंने उतने सॉल्व करे थे उसमें। डिपेंडेंट मशीन को मैंने छोड़ दिया था, और एक्सरसाइजेस मैंने एक भी नहीं करी हैं, ठीक है। मैंने नहीं करी बिल्कुल भी थ्रू आउट द कोर्स, और मुझे 10 पॉइंट नहीं थे। तो मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जून 2022 मिड जून से स्टार्ट किया था। 1 महीने की स्टडी करी, वीडियोस देखे सारे। उसके बाद फिर 4 महीने मैंने प्रैक्टिस में लगाए हैं, और प्रैक्टिस पर मैंने 80% ध्यान दिया है हैंड्स ऑन पर, क्योंकि ये पूरा हैंड्स ऑन एग्जाम ही है। तो बहुत डेडिकेटेड स्टडी करी है मैंने, प्रैक्टिस की, और हर जगह से लैब सॉल्व किए हैं मैंने। करीब 150, आई मीन यू कैन सी कि HTB पे, PG पे, THM पे, सब सब मिला के मैंने करीब 150 मशीन सॉल्व करी हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये पूरे 4 महीनों में, एक फुल टाइम जॉब के साथ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत
इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, पता नहीं कैसे मैंने इतना सब कुछ कर लिया उस टाइम पे। यूट्यूब पर वीडियोस भी डालता था मैं, बहुत कुछ करता था। और फिर 1 महीना मैंने डेडिकेटेड नोट मेकिंग पर लगाया है। सारे नोट्स मैंने कंसोलिडेट किए हैं, फॉर्मेट किए हैं, एग्ज़ाम के लिए मैंने फ्रेम किए हैं कि प्रिसाइजली कैसे लिखूं। और एग्ज़ाम के लिए अलग से सेक्शन बनाया था कि एग्ज़ाम में जो भी मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है सब कुछ मैंने एक जगह लिख दिया। सारी टेक्निक्स लिख दी कि एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है तो यहाँ से मैं रेफ़र कर लूँ अलग अलग टॉपिक के लिए, लाइक प्रेवास का या विंडोज़ पे आया तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर ये सर्विस मिली तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एसक्यूएलआई के लिए कैसे एक्सप्लॉइट करें, और बहुत कुछ चीज़ें इस सिनेरियो पे ये करना चाहिए, वैसे वैसे सारे नोट्स बनाए थे मैंने। तो एचटीबी सबसे पहले सॉल्व किया, उसके बाद प्रूविंग ग्राउंड्स। तो एचटीबी सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, उसके बाद प्रूविंग ग्राउंड्स, फिर टीएचएम। टीएचएम में ज़्यादा लैब्स नहीं है ओएससीपी के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने दिसंबर 22 को मेरा एग्ज़ाम था, और 12 आवर का पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था खुद को। 12 आवर्स मतलब एक आधे दिन में मैंने 3 रैंडम हैक द बॉक्स की मशीन सिलेक्ट करी थी। रैंडम, मैंने जो कभी सॉल्व नहीं किए हैं पहले, तो रैंडम मशीन सिलेक्ट करी थी, और 12 घंटे में मैंने चैलेंज दिया था खुद को कि मैं कितनी सॉल्व कर पाता हूँ, तीनों के तीनों कर पाता हूँ कि नहीं। तो एट द एंड मैं 2.5 मशीन सॉल्व कर पाया, मतलब आधी मशीन मैंने नहीं कर पाया था, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि यार 12 घंटों में मैं 2.5 कर पा रहा हूँ, तो 24 घंटे में तो मैं कर ही सकता हूँ। और हैक द बॉक्स की मशीन मतलब आपको पता है कि ओएससीपी के थोड़ा हाई ही होती है, मीडियम लेवल की थी मशीन, तो मैं नहीं कर पाया पूरी, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब कर तो सकता हूँ, खैर सॉल्व हो तो रही है खुद से बिना वॉक थ्रू के पूरे की पूरी। तो इसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले फुल डे रेस्ट लिया है, कुछ काम नहीं किया है उस दिन, मतलब ना जॉब किया था, मैंने छुट्टी ले ली थी। मैंने काफ़ी उस दिन रेस्ट किया, काफ़ी नींद ली, और काफ़ी दिमाग को मैंने शांत किया। नोट्स चेक कर लिए सारे, सारा सिस्टम चेक कर लिया, सारे रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेंगे जो भी चाहिए होता है एग्ज़ाम के पहले, वो सब है कि नहीं मेरे पास। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, बैटलफील्ड में गया, एंड देन देन आई गॉट आउट, और बस मुझे मेल आया 2 दिन बाद, मतलब आई थिंक एक दिन बाद ही आ गया कि आई हैव पास द एग्जाम सक्सेसफुली, और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। तो विक्ट्री, आई पास द एग्जाम विद 100 पॉइंट्स। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये सबके लिए शायद काम नहीं करेगी, लेकिन मेरे लिए काम करी, तो आप कुछ पॉइंटर्स ले सकते हो इसमें, आप खुद चेंज कर सकते हो आपके लिए जो सही है। बट ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बाकी कुछ दूसरे टिप्स हों जो मैं आपको देना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले तो यार प्लीज़ हैव अ प्लान। मतलब मेरे पास एक प्लान था कि मैं सबसे पहले एडी से चालू करूंगा, क्योंकि एडी मेरे लिए कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, मुझे उसमें थोड़ा सा डर लगता था कि एडी होगा या नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले एडी से स्टार्ट किया मशीन में। तो एडी की चेन कंप्लीट करके मैं इंडिपेंडेंट पे आऊंगा। ठीक है, ये मेरा सोचना था कि इंडिपेंडेंट वाली तो मेरे से हो जाएंगे, एडी में पहले कर लेता हूँ सॉल्व, तो मेरे 40 पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि एडी में सॉल्व नहीं कर पाया, पहले मैंने तीनों इंडिविजुअली सॉल्व कर दी, उसके बाद एडी पर गया मैं। तो ये प्लान थोड़ा चेंज हो गया लास्ट में, लेकिन प्लान शुरू में यही था, कुछ तो प्लान था कि मैं कैसे कैसे क्या स्टार्ट करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा। तो ऐसे आप प्लान बना लो कि कौन सी मशीन से स्टार्ट करना है, स्टक नहीं होना है कहीं पे भी। 20 मिनट से ज़्यादा हो गया तो स्टक नहीं होना है, एक मशीन 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व करनी ही है, मिनिमम मैक्सिमम। तो प्लान बना लो, उस प्लान पर काम करो, वरना आप रैंडमली इधर उधर घूमते रहोगे, फिर कब टाइम वेस्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ हैव अ प्लान फॉर दैट। और एग्जाम के पहले ड्राई रन ले लो, मतलब आपको ऑफसेक एक टेस्ट प्रॉक्टरिंग सेशन प्रोवाइड करता है। प्रॉक्टरिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, और उसको खोल के सब चेक कर लो कि आपका वेबकैम काम कर रहा है कि नहीं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, और मल्टीपल डिस्प्ले हैं तो सारे डिस्प्ले मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, मॉनिटर हो रहे हैं कि नहीं, आपका सीपीयू सही है, रैम इनफ है, प्रोसेसर इनफ है, आपका काली स्मूथ चल रहा है कि नहीं, स्नैपशॉट लिए हैं कि नहीं, सब कुछ चेक कर लो पहले। क्योंकि ये बहुत मतलब हाई स्टेक है ना, आपने बहुत पैसे दिए हैं, बहुत स्टडी करी है, बहुत टाइम एफर्ट दिया है इसमें, तो आप बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट पे सिली मिस्टेक्स के कारण फेल नहीं हो सकते हो। तो प्लीज़ चेक कर लो कि आपके दिमाग के अलावा बाकी चीज़ें जो चाहिए एग्जाम में वो सब कुछ सही वर्क कर रही हैं। और दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन है पूरा, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। 150 से ज़्यादा मशीन मैंने सॉल्व करी है थ्रू आउट द 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में मैंने एग्जाम दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ, 6 मंथ्स में क्लियर किया है। तो आप सोच सकते हो कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, लैब करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। और खुद के नोट्स बनाओ, खुद की चीट शीट बनाओ, मैंने खुद की बनाई हुई थी, मैंने आपको दिखाई भी कि कौन से सिनेरियो में क्या करना है, सारे कॉमन कमांड्स, कॉमन टूल्स, सब कुछ लिस्ट किया है वहाँ पे। तो खुद की बनाओ तो बेटर है, खुद की बनाओ, किसी और के यूज़ मत करो, उन्होंने खुद के हिसाब से बनाए हुए हैं। आपको क्या कैसे आपको चाहिए आपके ऊपर है ना। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है पहले।
और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको ये ढूंढना है कि कैसे एक्सप्लॉइट करें। आपको क्या एक्सप्लॉइट करना है वो इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, मतलब वो सर्विस मिलनी चाहिए जो वल्नरेबल है, या वो टूल, वो बाइनरी, वो प्रोग्राम मिलना चाहिए, वो मिसकॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए जो वल्नरेबल है। मतलब हाउ टू एक्सप्लॉइट बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ एक पब्लिक एक्सप्लॉइट होगा, उसका सर्च कर लो गूगल पे, बस आईपी चेंज कर दो, पोर्ट चेंज कर दो, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब GTFO बिन्स है आपके पास प्रेवास के लिए, और बहुत सारे सिंपल सिंपल मेथड हैं जो हाउ में आते हैं। हाउ का कोई लोड नहीं है यहाँ पे, लेकिन व्हाट, क्या एक्सप्लॉइट करना है, एन्यूमरेशन करना है उसके लिए, कि जहां से मैं अंदर घुसूंगा वो दरवाजा मिलना चाहिए। बस दरवाजा तोड़ना मुझे बहुत इजीली आता है। तो फोकस होना चाहिए क्या, rather देन हाउ, ठीक है, rather देन कैसे। तो ये फोकस होना चाहिए। और टेक ब्रेक्स, मैंने बहुत ब्रेक लिए हैं। मैंने बताया भी अपनी जर्नी में, अपने एग्जाम एक्सपीरियंस में, कि मैं स्टक हो चुका था एडी में। सिर्फ 10 घंटे बचे थे एग्जाम में और मेरा एडी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं पैनिक कर गया था। तो मैंने ब्रेक लिए, काफ़ी काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। उसके बाद वापस आया तो मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी, दिमाग खोला अपना, काफ़ी वाइड किया अपना फोकस स्कोप, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तब मेरा मशीन, तब मेरी एडी सॉल्व हुई है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। बर्नआउट हो जाओगे यार, प्लीज़ ब्रेक लेते रहो, बाहर जाओ, रिफ्रेश हो जाओ, सो लो, 2-3 घंटे एटलीस्ट आप सो लो, नैप ले लो, बाहर जाओ, घूम के आओ यार, माइंड फ्रेश करो। स्टक हो जाओगे, माइंड आपका क्लटर हो जाएगा, तो उसको डीक्लटर करके वापस आओ, उसके बाद ट्राई करो। और एक कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स है मेरे, कि डोंट रिलाई ऑन टूल्स। ये मैंने अपने एग्जाम एक्सपीरियंस में बताया हुआ है कि एक टूल पर मैं रिलाई कर रहा था, उसके कारण मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, और शायद मैं एग्जाम फेल भी कर सकता था अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की होती तो टूल को मैंने साइड किया, मैनुअली इन्यूमरेट किया, तब जाके मेरा एडी सॉल्व हुआ है। तो कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर वो काम करता है, उसके मेथड काम करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो भूल जाओ, मैनुअली ट्राई करो या किसी और टूल से ट्राई करो। प्लीज़ मैनुअल एन्यूमरेशन को अंडर एस्टिमेट मत करना। सिर्फ टूल्स पर एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको यूज़ करना आ रहा है, आप मैनुअली सब कर सकते हो। ट्राई हार्डर, जो कि इस एग्ज़ाम का, इस कोर्स का एक टैग लाइन है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वही चीज़ ट्राई कर रहे हो एग्रेसिव वे में, एक्सप्रेशन बना करके अब तो करना ही है बहुत हार्ड, वही बटन जोर से दबा रहे हो, सेम चीज़ कर रहे हो। नहीं, आपको चेंज करना है। मतलब पहले आपने कुछ और टूल से किया था, अब आप कुछ और पेलोड ट्राई करो, कुछ और मेथड ट्राई करो, कोई और सर्विस पे ट्राई करो। तो ट्राई हार्डर मतलब आपको ऑल द पॉसिबल वेज ट्राई करने हैं, उसी वे में स्टक नहीं होना है। सो ट्राई स्मार्टर rather देन हार्डर। मैनुअल एन्यूमरेशन इज द की, ये मैंने पहले भी बोला, सिर्फ एन्यूमरेशन पर बेस्ड है पूरा एग्जाम, नॉट अबाउट हाउ टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। मैनुअली करना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये स्ट्रैटेजी है आपकी, मैनुअली करो पहले। अगर मैनुअली हो जाता है, उससे मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो देन यूज टूल्स to keep the manual enumeration as primary and only automate it when necessary. Think out of the box, मतलब ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आपने लैब में नहीं पढ़ी हो। मतलब सिलेबस तो वही होगा, कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ के कहीं और से कोई चीज मिक्स करके आ जाएगी जो आपने वेरिएशन ट्राई नहीं किया है, और वो आपको मिल सकता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जैसे करते हैं सिर्फ वैसे ही काम आएगा। आपको सारे सारे वेज, जो भी स्किल्स आपने गेन करी हैं, लॉजिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो सारी ट्राई करनी है आपको यहाँ पे। और एग्ज़ाम के पहले मैंने हमेशा से इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। मतलब लोग बोलते थे कि मैं क्लियर कर लूँगा, मुझे पहले से बहुत नॉलेज है, बहुत ईजी है मेरे लिए एग्ज़ाम, मैंने 150 मशीन सॉल्व कर ली हैं और मॉक टेस्ट भी दे दिया है, तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए। लेकिन मैंने अपने दिमाग में कभी भी इस एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं इसको क्लियर नहीं कर लेता हूँ, मेरे लिए ये एक चैलेंज ही है, मेरे लिए कोई पीस ऑफ केक नहीं है। जब मैं इसको क्लियर कर लूँगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये बिगनर के लिए है, बहुत ईज़ी है और हाइप्ड है। लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ये हक नहीं है कि आप इसको ओवर एस्टिमेट कर पाओ। सो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। और ऐसा भी नहीं है कि ओवर एस्टिमेट कर दो कि आपसे होगा ही नहीं, आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे एग्जाम में, फिर पैनिक करोगे। तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए उस टाइम पे, कि आप कर लोगे, आपको बस करना है। आप पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिस्ट रहो, तो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें ध्यान रखना। और बस यही था इस वीडियो में। आई होप पूरा रोड मैप आपको समझ में आया होगा। एग्जैक्टली ये रोड मैप सबके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन जो पॉइंटर मैंने शेयर किए हैं ना, वो सारे पॉइंटर आप ध्यान रखना। कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, कुछ टिप्स मिली होंगी, और आपका नेक्स्ट ओएसएपी एग्जाम जब भी होगा,
आप उसको क्लियर कर लोगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मैं चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपका एग्जाम कब है। आप कमेंट करके जाओ यहाँ पे, और जब एग्जाम हो जाएगा और आप पास कर लोगे, तब उस कमेंट का खुद ही रिप्लाई करना कि आई हैव पास द एग्जाम। तो उस कमेंट को हम पिन करेंगे और उसको हम हाईलाइट करेंगे अपने चैनल पे। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कभी भी ओएससीपी देंगे, उनका क्लियर हो जाए आई होप इस वीडियो से। और हो सके तो काफी लोगों को ये शेयर करो यार, जो भी देना चाह रहे हैं। काफी काफी हाइप्ड अप एग्जाम है, काफी मुश्किल होता है, काफी रिसोर्सेज कम मिलते हैं इसके। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस आपको अगर चाहिए एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी पे, तो मैं लाते रहता हूँ ऐसे। तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और कमेंट कर देना आपको अगर अच्छा लगा तो, और बस लाइक कर दो। और ऐसे देखते रहो, आगे देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।